हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें आगे अध्ययन करना है कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कब, कहाँ, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो इस नियम को जब तक आप तैयार नहीं करेंगे तब तक इसके प्रतिबिंब का बनने का प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि नियम हमने बताया है, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जब तक उसका नियम नहीं तैयार होगा आपको तब तक उसके बारे में मेन आप तैयार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेन जड़ क्या होता है? नियम। नियम ही आपका मेन है। चाहे जो कोई हो, चाहे तो आपका PCM, P का मतलब फिजिक्स, C का मतलब केमिस्ट्री, M का मतलब मैथ। इन तीनों का क्या पता होना चाहिए? नियम। नियम जब तक नहीं आप जानेंगे तब तक ये तीनों सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। सब क्या होगा? टीचर आपको पढ़ाएंगे, आज पढ़े, तुरंत पढ़े, समझ में आया, कल भूल जाएंगे। पहले आपको इन तीनों को पढ़ना है। तो तीनों सब्जेक्ट में से सारे सब्जेक्ट का मेन यानी नियम को पढ़ो। नियम जब तक नहीं आएगा तब तक आपको आगे समझ में नहीं आएगा। चाहे सवाल लगाना हो, चाहे रिएक्शन करना हो, और चाहे तो कोई चित्र बनाना हो, जैसे गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनने का नियम। तो यहाँ पे नियम को तैयार करना पड़ेगा। मैथ में सूत्र को सॉल्व करना सीखो, सूत्र को याद करना नहीं, सूत्र को सिद्ध करना सीखो, प्रूफ करना सीखो कि सूत्र कैसे निकला, सूत्र का निगमन कैसे हुआ, सूत्र बना कैसे। इन सारे सूत्रों को बनाना सीखो। और उसके बाद केमिस्ट्री में रिएक्शन। रिएक्शन अगर आपको करना आ गया तो रिएक्शन में थ्योरी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिएक्शन आ गया तो थ्योरी याद करने की क्या जरूरत है? रिएक्शन पे तो थ्योरी होती है। ये हो गया। अब बात आई क्या? फिजिक्स में गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका नियम, इसके 4 नियम हैं। चारों नियम को तैयार कर लो, आप प्रतिबिंब बनाना सीख गए। क्या गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो नियम प्रतिबिंब बनता है वो सारा आपको आने लगेगा। तो चलिए पहला नियम जानेंगे। पहला नियम जानेंगे, उसके बाद दूसरा जानेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। बहुत आसान है। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। इसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। दोनों प्रकारों में ही गोली दर्पण का प्रतिबिंब का निगमन बनेगा, यानी प्रतिबिंब कैसे बनता है। दोनों यानी इसके जो 2 प्रकार हैं, दोनों में चित्र कैसे बनता है दोनों जानते हैं। 2 प्रकार होते कौन कौन से हैं? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होता है, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इसके पहले जो है हमने गोली दर्पण के बारे में वीडियो बनाया है, लिंक में दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। यहाँ पे भी हम आपको गोली दर्पण के 2 प्रकारों के बारे में परिभाषा भी बता देंगे और प्रतिबिंब कैसे बनता है वो भी। तो चलिए पहले बनाते हैं अवतल दर्पण। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। अभी अवतल दर्पण है, अभी कांच का खोखला गोला का कटा हुआ एक भाग ले रहे हैं। क्या है? कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को ले लिया। इधर भी ले लेते हैं, इसका अपोजिट उल्टा साइड में। ये है उत्तल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, वो है उत्तल दर्पण। क्यों? अवतल दर्पण कब कहलाएगा? जब उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाए। जब जब किसी कांच के उभरे हुए भाग पर पारे या
चांदी की कलई या पॉलिश कर दिया जाता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो पॉलिश कर दे रहे हैं। दबा हुआ भाग क्या बन गया? परावर्तक पृष्ठ। जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें क्या होगा? जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है उसे अवतल उत्तल दर्पण कहते हैं। ये दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। हमें पढ़ना क्या है? प्रतिबिंब का बनने का नियम। तो यहाँ पे दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं दर्पण का ध्रुव, यानी इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे C से डिनोट करते हैं। बात क्या आ गई यहाँ पे घूम करके? यहाँ पे हम बता दे रहे हैं क्या? C क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र है C। और P जो है दर्पण का ध्रुव है। P जो है वो क्या है? दर्पण का ध्रुव है। ठीक। और इसके बीच की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। वैसे इसमें भी इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? दर्पण के पीछे यहाँ पे होगा। और दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे आगे इस तरफ भी बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमारा प्रकाश किरण इधर से निकलेगा। पहला नियम जानते हैं। पहला नियम बहुत छोटा सा है। जब कोई प्रकाश किरण क्या है? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष आपका है मुख्य अक्ष यहाँ पे CP है। C और P यानी कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और क्या है? दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये दोनों परिभाषा सेम टू सेम है, बस हेडिंग में अंतर है। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यहाँ इसमें इसकी परिभाषा लिखना है तो मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। अब आता है इसका पहला नियम। पहला नियम के बाद हम जानते हैं पहले नियम के बारे में। मुख्य अक्ष यानी क्या है? मुख्य अक्ष क्या? P और C क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। ये क्या है? मुख्य फोकस है। यह क्या है? मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस।
मुख्य फोकस क्या है, एफ है। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। पहला नियम हो गया। फिर से समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से, मुख्य फोकस से गुजरती है। ये हो गया। उसी तरह इसमें भी परिभाषा होगा क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, यहाँ पे इधर क्या करेंगे, डैश लाइन से ले जाएंगे, वक्रता केंद्र पे ले जाएंगे और यहाँ पे डैश लाइन से ले जाएंगे मुख्य फोकस। यहाँ पे होगा इसका फोकस, ये होगा केंद्र, इसे डैश में डालेंगे, इसे क्या करेंगे, डैश में, और इसे भी डैश में। ठीक है, कहाँ गया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। अब समांतर इसमें दिखाना है तो आप सीधा करके इधर दिखा सकते हो, डैश लाइन में, इधर डैश लाइन में दिखाएंगे, क्योंकि प्रकाश किरण तो हमारा इधर से आएगा ना, इधर से आएगा, यानी कि जो ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष हम इसके पीछे भी ले सकते हैं। किसमें, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष को हम दर्पण के सामने नाम ले सकते हैं, कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ये मुख्य फोकस है तो इधर साइड में ले लेते हैं इसे, ये मुख्य फोकस से गुजरती है, इधर जाएगी, यानी प्रकाश किरण कहाँ निकलेगी, इधर की ओर निकलेगी, इधर से आई और इधर प्रकाश किरण इसका निकल गया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। नाम तो लेंगे मुख्य फोकस से, लेकिन ये मुख्य फोकस की ओर प्रकाश किरण नहीं जाएगी, बल्कि मुख्य फोकस के सामने से ही निकलेगी, उधर क्या, दूसरी साइड में निकल जाएगी। मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। लेकिन इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये यहां से टकराएगा तो इधर निकलेगा। यहां पे आपको साफ साफ समझ में आएगी कि पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। परिभाषा वही रहेगा, बस फर्क क्या है, इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण के, यानी कि वस्तु का उल्टा बनेगा, इसमें वस्तु से बड़ा बनेगा। इसमें क्या बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, इसमें वस्तु क्या होगा, उल्टा बनता है। बस इसमें सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, इसमें उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक, क्लियर हुआ। ये हमारा पहला नियम हो गया। पहला नियम समझ में आ गया। यहां पे हम दर्पण का नाम भी दे सकते हैं, M1 और M2, M1 M2। ठीक, ये हमारा पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम आता है। दूसरा नियम क्या होगा, सेम टू सेम ऐसे ही है, बस हमारा दूसरा नियम चल रहे हैं। दूसरा नियम है, प्रकाश किरण यहां से नहीं जाएगा। अब प्रकाश किरण कहां से निकलेगी, ये ध्यान देते हैं। यहां पे प्रकाश किरण यहां से नहीं निकलेगा। अब पहला चित्र आपने बना लिया है कि नहीं बना लिया, बना लिया है, नहीं बनाया है तो बैक जाइए, बैक जाकर के चित्र बना लीजिए। ठीक, अब हम जानते हैं इसका दूसरा नियम। अब दूसरा नियम क्या होगा, मुख्य फोकस, कहां से प्रकाश किरण आएगी, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण कहां से आएगा, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। उसी परिभाषा का उल्टा, जो पहला नियम था उसी का उल्टा कर देंगे तो हमारा दूसरा नियम हो जाएगा। मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण कहां से आ रही है, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये हमारा दूसरा नियम हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही काम होगा। मुख्य फोकस यही है
अब इसके समांतर यानी मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण, यानी कि उसी का उल्टा सेम टू सेम, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब उसी का उल्टा काम चल रहा है, उसी का उल्टा, मुख्य अक्ष के समान मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ आ रही है, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। इधर प्रकाश किरण तो निकलेगा इधर, लेकिन हमें बताना किसके माध्यम से, उसके पीछे वाले फंक्शन से, ठीक है। किसमें, उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में तो सिंपल सा है, इससे समझो, उसका निराकरण कर लो। मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। दूसरा नियम सेम टू सेम वैसे है, बस क्या है, हमें गोलीय दर्पण में क्या होता है, वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है, मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है, मुख्य अक्ष दर्पण के पीछे होता है। अवतल दर्पण में सारे के सारे दर्पण के पीछे ही होता है, ठीक। क्या है, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। और यहाँ पे वक्रता केंद्र से भी मिला सकते हैं, यहाँ बीच में चला जाएगा, तो इसे कोई जरूरत नहीं है, बना भी सकते हो और नहीं भी। हमें मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष से गुजर जाती है। अब चलते हैं तीसरा नियम, फिर से एक बार इस पे देख लेते हैं। मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, ठीक। अब चलते हैं तीसरा नियम, चित्र बना लीजिए। दूसरा नियम हमारा हो गया। तीसरा नियम में क्या होगा, तीसरे नियम में चलते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि आपको इतना आसान तरीके से समझाया जा रहा है तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, एक सब्सक्राइब ही तो मांग रहे हैं आपसे, क्योंकि आपके लिए हम निःशुल्क शिक्षा लेकर के आए हैं, तो क्या आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, कर दीजिए जल्दी से। अब हमारा तीसरा नियम क्या होगा, तीसरा नियम होगा, थोड़ा सा दर्पण को क्या करते हैं, इस वक्रता केंद्र को थोड़ा नीचे यहाँ ले लेते हैं, लेकिन ये रहेगा यहीं पे। अब हमारा प्रकाश किरण कहां से आएगा, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण कहां से, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण कहां से आ रहा है, वक्रता केंद्र से, कहां से, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। कहाँ चली जाती है, पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ये हमारा तीसरा नियम हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जगह कम है तो छोटा सा ही बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पीछे प्रकाश किरण निकलेगा नहीं, उत्तल दर्पण में पीछे प्रकाश किरण नहीं जाएगा, क्योंकि दर्पण हमारा परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है। तो जब परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है तो प्रकाश किरण जिस तरफ पॉलिश है उस तरफ प्रकाश किरण नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ की ओर, यानी कि जो उभरा हुआ भाग है इधर की ओर ही भागेगा प्रकाश किरण। अब किसकी ओर प्रकाश किरण आ रही है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण
दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ये हमारा तीसरा नियम हो गया। अब चलते हैं चौथा नियम। समझ में ये तो बहुत आसान है। वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। अब चलते हैं चौथा नियम। अब क्या है हमारा चौथा नियम, लास्ट नियम। चौथा नियम में क्या होता है, सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे ये है वैसे, कोई कठिन नहीं है, एकदम आसान है। प्रतिबिंब बना लीजिएगा, एकदम आसानी तरीके से सिखाया जा रहा है आपको, याद करने की जरूरत नहीं होगी। चित्र समझो परिभाषा याद, चित्र समझो परिभाषा याद। आगे जो प्रतिबिंब बनने का नियम चलेगा, प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वक्रता केंद्र पर स्थित हो, सारे के सारे प्रतिबिंब आपको एकदम आसान लगेगा। याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी गारंटी है। ये हमारी गारंटी है कि आपको प्रतिबिंब बनने के नियम में याद करने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को अंत तक देखिए। चौथा नियम क्या होगा, चौथा नियम होगा क्या इसमें, जब प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव, जब प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो कहाँ आ रही है, जब प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात क्या, ध्यान से समझिए, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव की ओर, कहाँ आ रही है, दर्पण की ध्रुव की ओर, दर्पण की ध्रुव की ओर, दर्पण की ध्रुव की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसका परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका परावर्तन हो जाता है। देखिए इधर से आया और इधर निकल गया। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव की ओर आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसका परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। सेम टू सेम इसमें भी, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण की ध्रुव की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण की ध्रुव की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसका परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। यही हमारे सारे नियम हैं। यदि आपको समझ में आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एकदम आसान तरीके से हम आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री भी पढ़ाए हैं और बायोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं। और हमारा एक आईडी और है जिसमें हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। क्या है, AL3PSTSTDY, इसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको मैथ। इस आईडी में हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ को पढ़ा रहे हैं, यानी कि मैथ। इसमें केवल मैथ चलेगा, इस आईडी में केवल हमारा मैथ चलेगा। और मैथ में आपको 1% कहीं पे डाउट नहीं रहेगा। और जल्दी से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल को भी जिसमें आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यानी कि ये सब साइंस, जिसमें आप साइंस पढ़ रहे हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मैथ पढ़ना है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको मैथ क्या करते हैं, इसमें मैथ हम पढ़ाएंगे 9th का, 10th का और 11th का और 12 का। ये चारों क्लास का मैथ पढ़ाया जाएगा एकदम आसानी से, एकदम आसान तरीके से। और हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम में यूपी बोर्ड वाले छात्रों के लिए है, और बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम आसान तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और जब आपका पेपर आएगा तो उस टाइम आपको सारे के सारे क्वेश्चन बता दिया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और अब की बार क्या, अब के सत्र कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।